हेलो एवरीवन। रेस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। वैसे तो हमने यूनिट 1 ख़त्म कर लिया है। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इंफॉर्मेशन सोर्सेस एंड सर्विसेज। क्या पढ़ेंगे? इंफॉर्मेशन सोर्सेस एंड सर्विसेज। सबसे पहले हम कवर करेंगे इंफॉर्मेशन सोर्सेस को, फिर हम सर्विसेज को पढ़ेंगे। ठीक है। कुछ कमेंट हमारे पास आ रहा है कि थोड़ा डिटेल्स में है, तो मैं कोशिश करूंगा इसको थोड़ा शॉर्ट में कवर करूं। ठीक है, ताकि आपका एग्जाम में जल्दी कवर हो सके। ठीक है, तो हम क्या स्टार्ट करेंगे? इंफॉर्मेशन सोर्सेस एंड सर्विसेज। तो सबसे पहला सवाल जो आपके मन में उठेगा, जो उठना लाजमी भी है, कि हम पढ़ने जा रहे हैं इंफॉर्मेशन सोर्सेस, तो इंफॉर्मेशन क्या होता है? इंफॉर्मेशन क्या होता है? इंफॉर्मेशन पढ़ने से पहले हम क्या समझेंगे कि एक DIKW मॉडल है। ठीक है, जो रसल एकॉफ सर ने दिया है। डी सवाल पहले एग्जाम में आपका बन जाएगा, DIKW। ये मॉडल को सबसे पहले 1989 में रसल एकॉफ साहब ने दिया है। ठीक है, तो सवाल ये बनेगा, कब दिया? 1989 में। किसने दिया? रसल एकॉफ ने। ठीक है, फिर ये मॉडल है क्या? ये मॉडल है क्या? एक पिरामिड है। ये क्या बताता है? ठीक है, यह एक पिरामिड है। उसमें हम सबसे नीचे डाटा को रखते हैं, फिर उसके ऊपर इंफॉर्मेशन को रखते हैं, फिर उसके ऊपर नॉलेज को रखते हैं। ठीक है, फिर इसके ऊपर विजडम को रखते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि डाटा क्या है। सबसे पहले हमें क्या समझना होगा? डाटा क्या है। हम एक बात और आपको बता दूं कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम इसमें इंफॉर्मेशन सोर्सेज में पढ़ने वाले हैं कि सोर्सेज कितने प्रकार के हैं, इंफॉर्मेशन सोर्सेज कितने प्रकार के हैं। तो इंफॉर्मेशन सोर्सेज दो प्रकार के हैं, एक डॉक्यूमेंट्री सोर्स है, एक नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स है। फिर हम कैटेगराइज करेंगे कि डॉक्यूमेंट्री सोर्स कितने प्रकार के हैं, तो वो भी तीन प्रकार के हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। फिर हम फिर कैटेगराइज करेंगे कि नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स कितने प्रकार के हैं, तो फॉर्मर, इनफॉर्मर। इन सब बातों को हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे। तो हम क्या चल रहे थे? DIKW मॉडल चल रहे हैं। तो सबसे पहला जो सवाल बनेगा ना DIKW मॉडल में, कि DIKW मॉडल दिया किसने है, तो 1989 में दिया है रसल एकॉफ सर ने। ठीक है, ये क्या है? सबसे पहले नीचे डेटा है, फिर इंफॉर्मेशन है, फिर ऊपर नॉलेज है, आगे विजडम है। हम वन बाई वन इसे टैकल करते हैं। तो सबसे पहला सवाल बनेगा कि डाटा क्या है। आपने सुना होगा कि डाटा एक रॉ मटेरियल है, रॉ फैक्ट्स है। ठीक है, क्या है? रॉ फैक्ट्स है। तो हम इसे समझते हैं क्या रॉ फैक्ट्स है। ठीक है, या रॉ मटेरियल क्या है, इन बातों को भी हम समझेंगे। फिर हम इसके ऊपर कैसे हम रॉ मटेरियल से हम कैसे इंफॉर्मेशन में चले जाते हैं, कैसे इंफॉर्मेशन से प्रोसेस होने के बाद हम नॉलेज प्राप्ति करते हैं। जैसे हम नॉलेज प्राप्ति करते हैं, उसके बाद हमारे इंट्यूशन आता है, तो हमारे में विजडम आ जाता है। इन सभी बातों को हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि डेटा क्या है। जैसे मान लीजिए कि मैं एक रेंडम एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, मैं एक रेंडम एग्जाम्पल लेता हूँ। चलिए, ये 10 है। रैंडम एग्जाम्पल लिया 10। फिर मैं इसे एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ राम, फिर एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ पटना। ठीक है, फिर मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ वैन। ठीक है, ये क्या है? डेटा है। डेटा का इससे आपको कुछ पता चल रहा है कि क्या है? 10 क्या है, राम क्या है। मतलब 10 कुछ भी हो सकता है, 10 रुपया भी हो सकता है, 10 किलोमीटर भी हो सकता है, 10 सेव भी हो सकता है। मतलब 10 का कोई मीन तो नहीं दे रहा है। तो ये क्या है? अनप्रोसेस्ड डाटा है। क्या है? अनप्रोसेस्ड है। दूसरा क्या है? राम। राम कुछ भी हो सकता है। रामधारी सिंह दिनकर भी हो सकते हैं, राम सिंह भी हो सकता है। मतलब राम से आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते हो कि राम कौन है। अगला क्या है? पटना। पटना से स्पेसिफाई नहीं कर सकते हो पटना के किस बारे में बात हो रही है। पटना घाट के बारे में बात हो रही है, पटना के म्यूजियम के बारे में बात हो रही है, पटना के गवर्नमेंट के बारे में बात हो रही है। इससे तो आपको कुछ पता नहीं चल रहा है। अगला क्या है? वैन। गाड़ी से ये पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सा गाड़ी है, कौन सा कार है, हुंडई का कार है, टोयोटा का कार है, या किस प्रकार का कार है, 3 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, 6 व्हीलर है, किस प्रकार का कार है, इससे पता नहीं चल पा रहा है। मतलब कहने का मतलब मेरा है कि डाटा वो है, ठीक है, जो अनप्रोसेस्ड है। क्या है? अनप्रोसेस्ड है। अगर हम इसे क्या करें? रिलेट कर दे, ठीक है, तो ये प्रोसेस्ड हो जाएगा। जैसे हम रिलेट कर देते हैं कि राम है, ठीक है, 10 किलोमीटर
10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, ठीक है, एक गाड़ी से कहाँ जा रहा है, पटना जा रहा है। तो ये बात आपके दिमाग में समझ में आ रहा होगा कि अब हम स्पेसिफाई कर दिए कि कौन व्यक्ति है, राम है, जो 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से क्या जा रहा है, कहाँ जा रहा है, पटना जा रहा है। तो इससे एक बात समझ में आया कि जब हम रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस कर लिए या इसे रिलेट कर दिए तो हमें क्या बना, इंफॉर्मेशन बना। क्या बना, इंफॉर्मेशन बना। अब आपको समझ में आया होगा कि इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं। इंफॉर्मेशन तभी बनता है जब भी हम किसी भी रॉ मटेरियल को, ठीक है, प्रोसेस करके रिलेट करके हम क्या बनाते हैं, इंफॉर्मेशन बनाते हैं। अब आपको इंफॉर्मेशन से कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर क्या होता है, इंफॉर्मेशन को हम जब प्रोसेस करते हैं, जैसे आप एग्जांपल के तहत बात करते हैं, हमने एक एग्जांपल भी लिया है, एक डेटा लिया है मैंने 100, एक लिया है मैंने 50, एक लिखा है मैंने NH1, ठीक है। अब ये सूचना कैसे बनेगा, इंफॉर्मेशन कैसे बनेगा। एक एग्जांपल यहाँ ट्रक भी ले लीजिए, ठीक है। ट्रक NH1 पे 100 किलोमीटर की गति से चल रहा है, ठीक है। ट्रक क्या है, NH1 पे 100 किलोमीटर की गति से चल रहा है। तो इससे ये बात पता चल जाएगा कि कौन सा स्पेसिफिक ट्रेन है, ट्रक है जो कितने किलोमीटर से चल रहा है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा है, ठीक है। अब यही चीज नॉलेज कैसे बन जाएगा। अब मुझे ये पता चलेगा कि हम 100 किलोमीटर के ऊपर की गति से चलेंगे। मान लीजिए हमारे पास आपके पास दिया हुआ है, स्पीडोमीटर दिया हुआ है, या फिर दिया हुआ है कि नहीं, एक रूल बनाया गया कि अगर आप 100 किलोमीटर ऊपर की गति से चलते हो तो आपका चालान कटेगा। तो ये हमारे नॉलेज में क्या आएगा, अगर हम 100 किलोमीटर के ऊपर की गति से चलेंगे तो हमारा क्या करेगा, चालान कटेगा। क्या करेगा, चालान कटेगा। उम्मीद करते हैं आपको डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज समझ आया होगा। आगे जब नॉलेज क्या करता है, नॉलेज जब हम प्रोसेस हो जाता है, जो हमारे अपने मन में इंट्यूशन हो जाता है, तो हम क्या कहलाते हैं, विजडम कहलाता है। तो ये हमारा कौन सा मॉडल हुआ, DIKW मॉडल हुआ। इसे 1989 में किस व्यक्ति ने दिया, रसल एकॉफ ने दिया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको डेटा समझ में आया होगा, इंफॉर्मेशन समझ में आया होगा, नॉलेज समझ में आया होगा और विजडम समझ में आया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर, ठीक है। हमारा टॉपिक क्या है, इंफॉर्मेशन सोर्सेस। फिर हम चलेंगे सर्विसेज में। तो पहला हमारा जो टॉपिक है, इंफॉर्मेशन सोर्सेस। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना, जिसको आप समझ गए हैं कि अगर हम डेटा को प्रोसेस करेंगे, उसको रिलेट करेंगे, तो वह क्या कहलाएगा, सूचना कहलाएगा। सोर्सेस क्या है, स्रोत क्या है, जहां से भी कोई भी चीज आपको प्राप्त हो वह उसका क्या होता है, स्रोत कहलाता है। जैसे आपको बताएं, ठीक है, अगर हमें कोई भी चीज पकड़ के चलिए, जैसे हमें कोई भी बुक से, जैसे हमें फिजिक्स के बुक से पता चल रहा है, तो हमारे लिए बुक क्या हो गया, सोर्स हो गया। अगर बात का मतलब दूसरा एग्जांपल हम लेके चलते हैं, ठीक है। अगर आप मानिए कि लेटेक्स कहाँ से मिलता है हमें, रबर कहाँ से मिलता है, रबर हमें एक पेड़ से मिलता है, तो उस रबर के लिए क्या हो जाएगा, वो पेड़ क्या हो जाएगा, उसका सोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो स्रोत क्या है, जहां से जो चीज प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्रोत बोलते हैं। तो अब हम इन दोनों वर्ड को जोड़ लेते हैं, इंफॉर्मेशन सोर्सेस, इसका मतलब होता है सूचना स्रोत। तो अब हम जानते हैं कि सूचना स्रोत किसे कहते हैं। आइए डेफिनेशन को समझते हैं। सूचना स्रोत वो साधन व सामग्री होता है जिनसे हम किसी विषय, मतलब किसी सब्जेक्ट, व्यक्ति मतलब इंडिविजुअल, स्थान, घटना, प्रक्रिया आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि सूचना स्रोत हम उस चीज को कहेंगे जिससे हमें जानकारी प्राप्त हो जाए। या तो वो इंडिविजुअल होगा, कोई खास व्यक्ति होगा, कोई संस्था होगा, ठीक है, कोई विषय होगा, कोई घटना होगा, कोई प्रक्रिया होगा। उम्मीद करते हैं आपको सूचना स्रोत समझ आया होगा, ठीक है। उदाहरण समझते हैं, ठीक है। किताबें, बुक्स क्या है, ये हमें हमारा सूचना का स्रोत है। क्यों है, बुक से हमें बहुत जानकारी प्राप्त होता है। शोध पत्र, जो हम शोध पत्र पढ़ते हैं उससे भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। रिपोर्ट्स भी हमारे लिए क्या है, सूचना स्रोत का काम आता है। वेबसाइट पे भी जाके हम बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। अगर हमें कोई चीज़ समझ में नहीं है तो हम सीधा गूगल कर लेते हैं कि ये चीज़ क्या होता है। हम क्या कर रहे हैं, हम सूचना की प्राप्ति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सूचना की प्राप्ति कर रहे हैं। और वेबसाइट क्या है, सूचना स्रोत है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, सूचना प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन सूचना का स्रोत देने वाला व्यक्ति कौन है, चीज क्या है, वेबसाइट है, ठीक है। विशेषज्ञ व्यक्ति, कभी कभी क्या होता है हमें कोई भी चीज पता नहीं होता है, ठीक है, तो हम किसी मतलब एक्सपर्ट के पास जाते हैं, ठीक है।
वो हमें समझाते हैं, तो वो भी क्या है, सूचना के स्रोत हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं, जैसे किसी को एडमिशन लेना होता है तो वो कहाँ जाता है, काउंसलर के पास जाता है, हम कहाँ पे एडमिशन ले, बीटेक करना है, कौन सा इंस्टीट्यूट बढ़िया होगा, कौन सा यूनिवर्सिटीज़ बढ़िया होगा, वहाँ पे हम कौन सा कॉलेजेस बढ़िया होगा, तो वो आपको आपके अकॉर्डिंग वो आपको सलाह देता है। तो विशेषज्ञ भी जो होते हैं वो क्या होता है, विशेषज्ञ व्यक्ति भी क्या होते हैं, सूचना के स्रोत होते हैं। आगे है समाचार पत्र। हम डे टू डे लाइफ में हम लोग क्या पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो हमें न्यूज़पेपर से जो जानकारियाँ प्राप्त हो रही है, ठीक है, वो क्या है, सूचना का स्रोत है। आगे क्या है, रेडियो। रेडियो सेम चीज़ है, जैसे हम सूचना प्राप्त करते हैं, मतलब किसी भी प्रकार से, मेरा बोलने का मतलब ये है, कहीं से भी हम कोई भी चीज़ इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, प्राप्त करते हैं, तो हमारे लिए क्या होगा, सूचना स्रोत होगा। उम्मीद करते हैं आपको सूचना स्रोत में कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे चलते हैं। सूचना स्रोत का प्रकार, सबसे पहले हम समझेंगे कि सूचना स्रोत के कितने प्रकार होते हैं। सूचना स्रोत है ना, उसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है डॉक्यूमेंट्री सोर्स, एक होता है नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स। क्या होता है, एक होता है डॉक्यूमेंट्री सोर्स, दूसरा होता है नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स। मतलब एक होता है दस्तावेजीय स्रोत, एक होता है अदस्तावेजीय स्रोत, जिसको हम लोग डॉक्यूमेंट्री और नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स में बात करते हैं। पहला सवाल ये बनेगा आपके एग्जाम में, क्या है डॉक्यूमेंट्री सोर्स, मतलब क्या है दस्तावेज। मतलब एक बात आप समझ में आ रहा है, अगर दस्तावेज है तो कहीं ना कहीं वो प्रिंटेड रहा होगा। अगर कोई ऐसा सोर्स है जो प्रिंटेड है, मतलब मुद्रित है, वो कैसे क्या होगा, डॉक्यूमेंट्री सोर्स होगा। दूसरा क्या है, अगर नॉन डॉक्यूमेंट्री कौन होगा, जो प्रिंटेड नहीं होगा। मतलब सिंपल सी बात याद रखना है कि जो छपा होगा वो क्या होगा, डॉक्यूमेंट्री, जो छपा नहीं होगा वो नॉन डॉक्यूमेंट्री। उम्मीद करते हैं आपको डॉक्यूमेंट्री और डॉक्यूमेंट्री में कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब छपेगा तब जब वो लिखा होगा, ये बात में जाहिर है। अगर कोई चीज़ लिखित है और मुद्रित है तो क्या है, डॉक्यूमेंट्री है। अगर कोई लिखित और मुद्रित नहीं है तो क्या है, नॉन डॉक्यूमेंट्री है। वो क्या हो सकता है, नॉन डॉक्यूमेंट्री और क्या हो सकता है, मौखिक हो सकता है या व्यवहारिक रूप में जानकारी देता है। जैसे अभी मैं बात कर रहा था, अभी मैं आगे हम चलेंगे, इनविंसिबल कॉलेज के बारे में बात करेंगे, टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर के बात करेंगे, जहाँ से सवाल एग्जाम में बनता है। जैसे कोई लेक्चर देने वाला व्यक्ति है, वो आपको डायरेक्टली लिखा तो नहीं रहा है, मान लिया अगर आपको कोई लेक्चर दे रहा है, सेमिनार दे रहा है, तो वहाँ से भी तो आप सीख रहे हो, तो वो कैसा सोर्स हो जाएगा, नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको डॉक्यूमेंट्री सोर्स और नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स में कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। जो डॉक्यूमेंट्री सोर्स है ना, वो भी तीन प्रकार के हैं, प्राइमरी मतलब प्राथमिक, सेकेंडरी और टर्सरी। मतलब डॉक्यूमेंट्री सोर्स भी तीन प्रकार के हैं, कौन कौन, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। और नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स भी दो प्रकार के हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। इन बातों पे भी हम आगे इन डिटेल्स में चर्चा करेंगे। आगे चलते हैं, आइए देखिए, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट्री सोर्स है ना, उसको रंगनाथन साहब ने चार भागों में बांटा है, ठीक है। कन्वेंशन, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, नियो कन्वेंशनल, मेटा डॉक्यूमेंट, ठीक है। इससे पहले मतलब जो डॉक्यूमेंट्री सोर्स है ना, उसको दो एंगल में बांटा गया है। एक तो हम बाई कंटेंट में बांटे हैं, ठीक है, एक हम बाई फॉर्म में बांटे हैं, बाई फॉर्म में बांटे हैं। जो बाई फॉर्म में बांटे हैं उसको हम लोग माइक्रो और मैक्रो में पढ़ेंगे, ठीक है। वही बात है, कंटेंट्स को भी दो भागों में बांटा गया है। एक को हम जो रंगनाथन साहब ने बांटे हैं, ठीक है, इसको ऐसे बांट लीजिए, कन्वेंशनल, दूसरा नॉन कन्वेंशनल, तीसरा नियो कन्वेंशनल, चौथा मेटा डॉक्यूमेंट। एक तो आप देख लिए कंटेंट्स के अनुसार आप देखते हैं, एक बांटा गया है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में। प्राइमरी और सेकेंडरी को बांटने वाले पहले व्यक्ति थे हैंसन साहब, ठीक है, जो 1971 में। फिर एक व्यक्ति आए, ग्रोगन, उन्होंने बोला कि नहीं, जो डॉक्यूमेंट्री सोर्स है वो तीन प्रकार के हैं, प्राइमरी, डॉक्यूमेंट्री और सॉरी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ठीक है। इन्होंने अपने एक बुक में भी लिखा है, ये टाइटल दिया है, बताया है कि इस बुक में उन्होंने बताया है कि जो डॉक्यूमेंट्री सोर्स है वो तीन प्रकार के हैं। वो आगे हम इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। मतलब एक सवाल आपके एग्जाम में ये बन जाएगा ना, ठीक है, ये बनेगा कि रंगनाथन साहब ने
रंगनाथन साहब ने सोर्सेस को, डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस को कितने भागों में बांटा है? तो आप क्या बताओगे कि डॉक्यूमेंट्री सोर्सों को 4 भागों में बांटा है। कौन कौन? कन्वेंशनल, जिसको हम लोग बोलते हैं परंपरागत, ठीक है। दूसरा है नॉन कन्वेंशनल, जिसको अपरंपरागत भी बोल सकते हैं या गैर परंपरागत भी बोल सकते हैं, ठीक है। नियो कन्वेंशनल, जिसको नव परंपरागत भी बोल सकते हैं, और मेटा डॉक्यूमेंट। ये 4 भागों में बांटा है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि कन्वेंशनल क्या होता है। कन्वेंशनल क्या होता है? वे मुद्रित या लिखित स्रोत होते हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये होता है कि जो मुद्रित होता है और लिखित होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल। मतलब कन्वेंशनल का मतलब आप सुना सुना लग रहा होगा कि जो पुराने समय पे जो सोर्स होंगे ना वो कन्वेंशनल हो गए, ठीक है। तो वो पुराने टाइप पे कैसे सोर्स होते थे? या तो वो लिखित होते थे या तो वो मुद्रित होते थे। तो जो कन्वेंशनल सोर्स होंगे या तो मुद्रित होंगे या तो लिखित होंगे। कौन सा उदाहरण है? पुस्तकें, पत्रिकाएं, ग्रंथ सूची, शब्दकोश, विश्वकोश। देखिए सवाल कैसे बन जाएगा आपके एग्जाम में। एग्जाम्पल ये दे दिया जाएगा कि विश्वकोश क्या है, कन्वेंशनल है, नॉन कन्वेंशनल है, ठीक है। एग्जाम में देखिए आगे सवाल बना है केवीएस के एग्जाम में, ठीक है। पैटेंट्स के बारे में पूछा था, केवीएस में पैटेंट्स पूछा है, ठीक है। और एमपीपीसीएस लाइब्रेरियन वाला जो एग्जाम है ना उसमें ये सवाल बन गया था, ठीक है, कि स्टैंडर्ड्स क्या है, स्टैंडर्ड्स क्या है, ठीक है। स्टैंडर्ड्स क्या है? कन्वेंशनल है, नॉन कन्वेंशनल है, नियो कन्वेंशनल है, या मेटा डॉक्यूमेंट है। एक एग्जाम में ये भी सवाल बना है कि रंगनाथन साहब ने कितने भागों में बांटे हैं। तो आप क्या बताओगे? 4 भागों में, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, नियो कन्वेंशनल, मेटा डॉक्यूमेंट। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कमेंट में आया था कि कौन सा एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, आप थोड़ा हिंट करा दीजिएगा। मैं इसलिए थोड़ा थोड़ा बता दूंगा कि जो जो क्वेश्चन बना है आप वहाँ पे क्या कीजिएगा, स्टार मार्क मार लीजिएगा। तो ये सवाल बना है आपके एग्जाम में कि रंगनाथन साहब ने कितने भागों में बांटे हैं, तो आप बताइएगा 4 भागों में, ठीक है। कन्वेंशनल क्या है? जो जो सोर्सेस लिखित और मुद्रित है उसे क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल है, मतलब परंपरागत है। देखिए ये जो चैप्टर है ना बहुत आसान है, लेकिन दिक्कत पता है क्या है? इसके जो भाषा है ना वहाँ से आप फंस जाते होगे। जैसे जैसे बिब्लियोग्राफी है, बिब्लियोग्राफी और बिब्लियोग्राफी है, ट्रेड यूनियन है, ट्रेड लिटरेचर है, यूनियन कैटालॉग है। एक्चुअली क्या दिक्कत है ना कि लोगों को यही पता नहीं है कि यूनियन कैटालॉग क्या है, ठीक है, बिब्लियोग्राफी और बिब्लियोग्राफी क्या है। अगर ये बात उन्हें पता चल जाए ना तो क्वेश्चन बनाने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, टर्सरी होगा। पहले यही बात उनको पता नहीं चल पाता है, इस वजह से वो क्वेश्चन एग्जाम में वो उनसे नहीं बन पाता है। वैसे ये चैप्टर में दम नहीं है, ठीक है। अगर आप एक बार समझेंगे, कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है। अगर अगर मुझे ख़त्म करना होता तो मैं इसे 10-15 मिनट में ख़त्म कर देता, लेकिन मुझे पता है कि आप कहाँ कहाँ फंसीएगा। जैसे आपके दिमाग में ये सवाल उठ जाएगा, जैसे मैं पूछ देता हूँ कि टेक्नोलॉजिकल गेट कीपर क्या है, नहीं बता पाओगे आप, ठीक है। अगर आप पढ़े होगे तब तो बताओगे, लेकिन फिर भी आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा क्लियर नहीं होगा, ठीक है। इनविंसिबल कॉलेजेस क्या है, ठीक है, पियर्स क्या है, तो आप थोड़ा थोड़ा इसलिए मैं क्या करूँगा ना, जहाँ जहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड आएगा मैं उसको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको एग्जाम में आसानी हो। आगे चले, उम्मीद करते हैं आपको कन्वेंशनल समझ में आया होगा, ठीक है। दूसरा क्या है? नॉन कन्वेंशनल, वही बात का उल्टा। मतलब क्या? वहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कन्वेंशनल में? कन्वेंशन में ये देगा मतलब लिखित और मुद्रित, ठीक है। यहाँ पे क्या है? लिखित और मुद्रित नहीं होगा। लिखित और मुद्रित नहीं होगा तो कैसा होगा? ऑडियो वीडियो विजुअल होगा। क्या होगा? मतलब ऑडियो होगा, वीडियो होगा, विजुअल्स होगा। हम कैसे समझेंगे? अगर कोई चीज़ हम गाना सुन रहे हैं, गाना से समझ रहे हैं, ठीक है, हम कोई चीज़ देख रहे हैं तो वो भी हमारे लिए सोर्सेस है, हमारे लिए वो भी इंफॉर्मेशन सोर्सेस है। तो ये कैसा सोर्सेस है? ये हमारा कैसा है? नॉन कन्वेंशनल है। कैसा है? नॉन कन्वेंशनल है, ठीक है। देखते हैं ऐसा स्रोत जो मुद्रित नहीं है। क्या है? मुद्रित नहीं होते लेकिन दृश्य, श्रव्य या सूक्ष्म रूप में जानकारी प्रदान करते हैं, ठीक है, माइक्रो रूप में, जैसे ऑडियोस, विजुअल्स, ऑडियो विजुअल्स या माइक्रोफोन। उम्मीद करते हैं इन बातों को भी आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। अगला है नियो कन्वेंशनल। यही से सवाल बना था आपके एग्जाम में, ये दोनों सवाल पूछा हुआ है, स्टैंडर्ड और पैटर्न्स। एक केवीएस में पूछा है और एक एमपीपीसीएस लाइब्रेरियन में पूछा है, ठीक है। नियो कन्वेंशनल क्या है? ये वे दस्तावेज हैं जो पारंपरिक, मतलब जो ट्रेडिशनल दस्तावेज से थोड़ा सा अलग होते हैं और अक्सर सूक्ष्म प्रलेख के रूप में होते हैं। मतलब कहने का मतलब है माइक्रो डॉक्यूमेंट्स में होते हैं, छोटे रूप में होते हैं, लेकिन ये स्पेशल होते हैं, ठीक है। जैसे किसी चीज़ की पेटेंट ले लो, ठीक है, आप स्टैंडर्ड्स हो जाए, ठीक है। हम बात करेंगे पेटेंट, स्टैंडर्ड्स, स्पेसिफिकेशन, हम एक एक बात पे बात करेंगे कि पेटेंट्स क्या है,
ठीक है, वैसे तो मैंने आईपीआर वाले लेक्चर में इन डिटेल्स बताया है, लेकिन इस रेफरेंस में मैं थोड़ा सा बता दूंगा। ठीक है, कि ये किस प्रकार का सोर्स है। मतलब अभी तो आप ऐसे देख रहे हो, ठीक है, नियो कन्वेंशन, कभी कभी इसको ऐसे एग्जाम में पूछ देगा। ठीक है, देखिए सवाल कैसे बनाएगा आपके एग्जाम में। सवाल में एक तो नियो कन्वेंशन, कन्वेंशन, मेटा डाटा इस टाइप से बनाएगा जो सारंगनाथन साहब ने बैठा है। एक ऐसे बनाएगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो वहाँ पे ये क्या है, पेटेंट क्या है, प्राइमरी सोर्सेस है। तो हम उस तरीके से भी लेंगे, हम उस एंगल पे भी बात करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको नियो कन्वेंशन सोर्स समझ में आया। अगला है मेटा डॉक्यूमेंट। व्हाट इज मेटा डॉक्यूमेंट। सबसे पहला जो सवाल बनेगा ना, व्हाट इज मेटा डॉक्यूमेंट। ये दस्तावेज जो मानव हस्तक्षेप के बिना स्वयं निर्मित होते हैं, मतलब स्वतः निर्मित होते हैं। उदाहरण समझते हैं, कंप्यूटर द्वारा स्वचालित रूप से तैयार दस्तावेज, जैसे ऑटोमेट करके बनाया गया कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसमें मानव का कोई रोल नहीं है, तो क्या कहलाएगा, मेटा डॉक्यूमेंट कहलाएगा। अगला क्या है, वेब सर्वर लॉग। वेब सर्वर लॉग ये भी क्या है, मेटा डॉक्यूमेंट है। उम्मीद करते हैं आपको जैसा रंगनाथन साहब का जो चार्ट जो उन्होंने बांटा है डॉक्यूमेंट्री सोर्स को, वो बात समझ में आया होगा। कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, नियो कन्वेंशनल और मेटा डॉक्यूमेंट। उम्मीद करते हैं इन बातों को आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है, अभी मैंने आपको बता रहा था कि डॉक्यूमेंट्री सोर्स को एक और तरीके से बांटा गया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक है, तो सबसे पहला व्यक्ति जो आए 1971 में, डब्ल्यू हैंसन, इन्होंने ये सवाल बनाया। देखिए मैं स्टार मार देता हूँ, ईयर भी पूछा है एग्जाम में। ठीक है, हैंसन ने, ठीक है, बोला है कि दस्तावेजी सूचना स्रोत मतलब डॉक्यूमेंट्री इंफॉर्मेशन सोर्सेस को, ठीक है, दो भागों में बांटा। एक है प्राइमरी, ये है सेकेंडरी। ये सवाल बना है कि किसने डॉक्यूमेंट्री सोर्स को दो भागों में बांटा। तो आप क्या बता दोगे, हैंसन, कब, 1971 में। ठीक है, अगला व्यक्ति आए डेनिस ग्रोगन। डेनिस ग्रोगन साहब ने अपने एक पुस्तक में साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड, बुक का नाम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन टू द लिटरेचर, ये 1982 में आया था। ठीक है, इन्होंने उस बुक में बताया कि जो डॉक्यूमेंट्री सोर्स है वो तीन भागों में बांटा गया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, मतलब तीन प्रकार से सोर्स हैं। कौन कौन से हैं, प्राइमरी सोर्स हैं, सेकेंडरी सोर्स हैं, टर्सरी सोर्स है। अब सवाल उठता है कि डॉक्यूमेंट्री सोर्स को कितने भागों में बांटा जाए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या प्राइमरी या सेकेंडरी, जो हैंसन साहब ने बताया। तो सभी विशेषज्ञों ने, बहुत सारे विशेषज्ञों ने इस पर बात की, चर्चा किया और निकाला कि नहीं, हम सोर्स को हम जब भी बांटेंगे तो हम तीन भागों में बांटेंगे डॉक्यूमेंट्री सोर्स को, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो हम आगे चलते हैं, हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे क्या है प्राइमरी सोर्सेज, क्या है सेकेंडरी सोर्सेज और क्या है टर्सरी सोर्सेज, मतलब क्या है प्राथमिक स्रोत, द्वितीयक स्रोत, तृतीयक स्रोत। आगे चलते हैं, चलिए पहला है प्राइमरी सोर्स पे बात करते हैं। किसको हम बोल सकते हैं प्राइमरी सोर्सेज। ठीक है, ये मूल सूचना के स्रोत होते हैं। मतलब क्या होता है, ये ओरिजिनल होता है, मतलब जो सबसे फर्स्ट बार उपयोग में लाया जा रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है, प्राइमरी सोर्स से बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल पे बात करता हूँ, जैसे आज न्यूज छपा, ठीक है, कल का घटना है, आज छप गया तो प्राइमरी है। ठीक है, मतलब देखिए ऐसे समझते हैं कि जो चीज़ सबसे फर्स्ट टाइम आया ना वो क्या हो जाएगा, प्राइमरी। जैसे मान लीजिए हम किसी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, ये प्राइमरी सोर्स से होगा, क्योंकि हमारा वो क्रिएशन है, हमारा वो सोच है, हम फर्स्ट टाइम रिसर्च करके कोई चीज़ बता रहे हैं। ठीक है, तो वह प्राइमरी है। अगर हम कोई किसी का रिसर्च पढ़े उसके बाद कोई चीज़ हम बता रहे हैं तो वो कैसा होगा, सेकेंडरी होगा। क्यों, क्योंकि हम पहले से वो किया हुआ चीज़ है। ठीक है, जब हम आगे हम पढ़ेंगे इस बात पे कि डिजर्टेशन क्या है, थीसिस क्या है, इन सब बातों पे भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, हम, मेरा कहने का मतलब है कि प्राइमरी सोर्स वो होता है जो मूल सूचना के स्रोत होते हैं, मतलब सबसे पहले ओरिजिन में होता है, जिसमें पहली बार जानकारी प्रकाशित होती है। इससे पहले उसके बारे में कोई जानकारी प्रकाशित नहीं होती। या तो किसी घटना हो सकता है, शोध या निष्कर्ष का प्रत्यक्ष प्रमाण हो सकता है, रिजल्ट हो सकता है। उदाहरण पे बात करते हैं कि कौन कौन सा सीधा एग्जाम में छपेगा ये एग्जाम में। ठीक है, कि रिसर्च रिपोर्ट, रिसर्च मोनोग्राफ, पेटेंट, स्टैंडर्ड्स, पीरियोडिकल्स, ट्रेड लिटरेचर, डिजर्टेशन मतलब शोध प्रबंध, अप्रकाशित स्रोत। हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए मैं बता रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे लड़के कंफ्यूज कर जाते हैं इस क्वेश्चन पे। एक होता है रिसर्च मोनोग्राफ, ठीक है, एक होता है मोनोग्राफ। जो रिसर्च मोनोग्राफ है ना, ये प्राइमरी सोर्स है, ठीक है, मतलब प्राथमिक है। अब मोनोग्राफ जो है वो सेकेंडरी है। दूसरा कंफ्यूजन पीरियोडिकल्स पे आता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं पीरियोडिकल्स प्राइमरी है। ठीक है, देखिए
पीरियोडिकल्स प्राइमरी में भी आ सकता है, सेकेंडरी में भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि किस फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, हम इन बात पे डिस्कशन करेंगे सेकेंडरी, जब हम सेकेंडरी में चलेंगे तो हम बताएंगे कि जब पीरियोडिकल सेकेंडरी फॉर्म में कब आएगा, सेकेंडरी सोर्स में कब आएगा। ठीक है, तो इस बात का कंफ्यूजन नहीं रहे कि कहीं पे आपने देख लिया कि पीरियोडिकल्स प्राइमरी में भी आ रहा है, सेकेंडरी में, तो दोनों का यूज अलग अलग है। ठीक है, वहाँ पे स्पेसिफाई आपके एग्जाम में करेगा। ठीक है, और नहीं करेगा तो आप क्या करोगे, प्राइमरी सोर्स लगाओगे। ठीक है, अगला क्या है, आप इन सब चीज़ों को देखिए, रिसर्च रिपोर्ट है, रिसर्च मोनोग्राफ है, पेटेंट है, स्टैंडर्ड्स है, पीरियोडिकल्स है, ट्रेड लिटरेचर है, डिसर्टेशन है, अनपब्लिक सोर्सेस है, हिंदी में भी पढ़ देता हूँ, शोध रिपोर्ट है, शोध ग्रंथ है। ठीक है, ठीक है, पेटेंट है, मानक है, पत्रिकाएं हैं, व्यापारिक साहित्य है, शोध प्रबंध है, अप्रकाशित स्रोत है। ये सब क्या है, प्राइमरी सोर्सेस है। आपके एग्जाम में सवाल कैसे बनेगा उन बातों को भी मैं बता देता हूँ। इन सब में से एक आपको दे देगा और बोलेगा ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, या टर्सरी है, या तो प्राथमिक है, या तो द्वितीयक है, या तो तृतीयक है। अगर इन सब चीज़ों को आप एक बार देख लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर है तो भी आप आइडिया लगा लेंगे, लेकिन एक बार आप इसे गो थ्रू कर लीजिएगा तो आपके दिमाग में ये बैठेगा, ये कैसा सोर्स है, प्राइमरी सोर्स है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं आखिरकार रिसर्च रिपोर्ट क्या होता है। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति यूजीसी नेट एग्जाम पास करता है तो क्या करेगा, या तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होगा, या तो फिर कहीं पीएचडी में एडमिशन लेगा। अगर कोई बंदा पीएचडी में एडमिशन लेता है, किसी टॉपिक पे रिसर्च कर रहा है, रिसर्च करने के बाद वो अपना रिपोर्ट तो सौंपेगा ही सौंपेगा, वही क्या कहलाएगा, ठीक है, रिसर्च रिपोर्ट कहलाएगा। अगर हम किसी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए कि एज ए आप लाइब्रेरी का स्टूडेंट हो, लाजमी है कि आप हैं तभी तो पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर आप किसी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं, ऐसे आप क्लोन पे कर रहे हैं, वेब क्लोन पे कर रहे हैं, या उसके स्पेसिफिकेशन पे पढ़ रहे हैं, या किसी भी खास टॉपिक पे कर रहे हैं, आपका जो टाइम ट्यून्यूर, मतलब जो आपका टेन्यूर है, उसको खत्म होने के बाद जो आप रिपोर्ट सौंपोगे वो क्या होगा, रिसर्च रिपोर्ट होगा। उम्मीद करते हैं आपको रिसर्च रिपोर्ट समझ आया होगा। तो आपको समझ में आएगा कि जब आप रिसर्च रिपोर्ट सबमिट करोगे, ठीक है, क्योंकि वो आपका बनाया हुआ रिपोर्ट होगा, क्योंकि आप जाके सर्वे किए हो, आप जाके क्वेश्चनर बनाए हो, आपने उसे माइक्रो लेवल पे देखा है कि कैसे कैसे काम कर रहा है, तो वो आपका क्रिएशन है। इसका मतलब वो क्या है, प्राइमरी सोर्स है। उम्मीद करते हैं आपको रिसर्च रिपोर्ट से दिक्कत नहीं आएगा कि यह कैसा सोर्स है, प्राइमरी सोर्स है। ठीक है, दूसरा क्या है, रिसर्च मोनोग्राफ। सेम बात है, लेकिन ये स्पेशल सब्जेक्ट के लिए किसी एक विषय पर जो गहन अध्ययन करता है उसे क्या बोलते हैं, रिसर्च मोनोग्राफ बोलते हैं। ये एक ही लेखक द्वारा किया गया विस्तृत ग्रंथ है। उम्मीद करते हैं आपको रिसर्च मोनोग्राफ भी समझ में आएगा। देखिए जहां जहां मोनो आएगा ना, वहां आप देखिएगा सोलो हो जाएगा, वो मतलब एक व्यक्ति के लिए बात कर रहा होगा। ठीक है, यह इसका रूट वर्ड है मोनो, मोनो मतलब एक। ठीक है, पेटेंट, हम बात किए हैं पेटेंट, किसी नए आविष्कार पर अधिकार क्या कहलाता है, पेटेंट कहलाता है। तो पेटेंट कैसा है, अगर हम रंगनाथन साहब से जाएं तो कैसा होगा, नियो कन्वेंशनल होगा। अगर हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में आए तो क्या होगा, या प्राइमरी होगा। ठीक है, तकनीकी विवरण और निर्माण विधि निर्माण शामिल होते हैं। अगला देखते हैं, मानक क्या, स्टैंडर्ड क्या है। कोई भी चीज़ हम जब बेचते हैं या सब खरीदते हैं, ठीक है, उत्पाद, तो हमें एक स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ता है कि किस स्टैंडर्ड का है, वही इसका क्या कहलाता है, मानक कहलाता है। किसी उत्पाद, सेवा या प्रक्रिया के लिए निर्धारित नियम और निर्देश, वही क्या कहलाता है, मानक कहलाता है। ठीक है, जो उसके लिए निर्धारित किया गया नियम है और गाइडलाइंस है, वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, मानक कहलाता है। उम्मीद करते हैं मानक क्या होगा, आपके एग्जाम में यही पूछेगा, स्टैंडर्ड्स क्या है। स्टैंडर्ड्स क्या है, प्राइमरी है। यही बात आपको कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, नियो कन्वेंशनल और मेटा डॉक्यूमेंट में पूछेगा तो आप क्या बताओगे, नियो कन्वेंशनल बताओगे। उम्मीद करते हैं इन बातों को भी आप समझेंगे। ठीक है, उदाहरण है आईएसओ और बीआईएस। ठीक है, अगला है पत्रिका, इसी पे बात करेंगे, पीरियोडिकल्स पे। नियमित अंतराल पर प्रक्रिया प्रकाशित होने वाली सूचनात्मक सामग्री क्या कहलाएगा, जर्नल्स, या एग्जाम्पल में जर्नल्स और मैगजीन। देखिए इस बात से क्या कंफ्यूजन आती है, उन बातों को मैं बताता हूँ। जैसे कोई कोई चीज़ है डेली आता है, जैसे मान लीजिए आप देखते होंगे कि कोई वीकली आएगा, ठीक है, वीकली आएगा, कोई क्या आएगा, मतलब पीरियोडिकल्स का मतलब ही यही होता है। ठीक है, या फिर वो डेली आएगा या अर्ली आएगा। अभी कोई चीज़ न्यूज़ वीकली आ गया तो फर्स्ट टाइम आ गया। अब इसी न्यूज़ को एनालाइज करके कोई चीज़ देखते होंगे ना कि वार्षिकी बनता है, जो हम लोग पढ़ते हैं, प्रतियोगिता दर्पण 6 महीने पे आता है, साल भर पे आता है। तो क्या होता है, कहीं ना कहीं वो पीरियोडिकल्स में पहले के पीरियोडिक, मतलब पहले वाले वो मैगजीन में आया है। जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल में बात करता हूँ, जैसे मैगजीन प्रतियोगिता दर्पण छापती है, जैसे जनवरी आया, फरवरी आया,
मार्च आया, अप्रैल आया, ऐसे ऐसे करके पूरे साल भर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैगजीन आया होगा जनवरी में, फर्स्ट टाइम आया होगा, जब फर्स्ट टाइम आएगा तो ये क्या होगा, प्राइमरी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? जो इसमें जो आर्टिकल होगा, न्यूज़ होगा, जो हमें याद करने वाली बात होगी, प्राइमरी होगी। लेकिन जब ये साल भर बाद एक पूरा वार्षिकी लेके आएगा, तो यही सब न्यूज़ को कंपाइल करेगा, तो तब ये क्या हो जाएगा, तभी ये पीरियोडिकल क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा। तो कभी कभी पीरियोडिकल्स प्राइमरी में भी काम आता है, कभी कभी पीरियोडिकल सेकेंडरी में भी काम आता है। डिपेंड करता है ये कि वो किस तरीके से यूज हो रहा है। उम्मीद करते हैं अब इस बात का कंफ्यूजन नहीं रहा होगा कि पीरियोडिकल्स प्राइमरी है या सेकेंडरी है। तो ये आप क्या बताओगे, डिपेंड करेगा कि यूज किस तरह से हो रहा है, तो आप क्या बताओगे, प्राइमरी या सेकेंडरी। डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन किस लेवल से पूछ रहा है। वैसे तो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछेगा नहीं। ठीक है, अब आगे चलते हैं ट्रेड लिटरेचर के बारे में। ठीक है, कंपनियों द्वारा प्रकाशित ब्राउजर, कैटलॉग, प्रोडक्ट्स विवरण आदि क्या कहलाता है। कोई कंपनी द्वारा अगर कोई क्या कर रहा है, ब्राउचर बंटवा रहा है, कैटलॉग बंटवा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम बंटवाएगा तो क्या कहलाएगा, उसकी दिमाग की क्रिएशन है, वो क्या कहलाएगा, ट्रेड लिटरेचर कराएगा। ये एग्जाम में सवाल बनता है कि जो ट्रेड लिटरेचर है ना, वो क्या सोर्स है, तो आप क्या बताओगे, ये प्राइमरी है। ये क्या है, प्राइमरी है। ठीक है, ये है शोध प्रबंध और थीसिस। यहाँ से सवाल बना है एग्जाम में कि ये क्या सा सोर्स है, ये भी प्राइमरी सोर्स है। ठीक है, ये केवीएस में बना था एग्जाम में। ठीक है, आप देखते रहिएगा, पेपर जब देखेंगे तो आपको दिखेगा ये सब सवाल। ठीक है, कि ये कैसा सोर्स है, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है। तो ये सबसे पहले ये समझना है कि ये क्या है। जैसे ही आप, जैसे अभी आप बैचलर किए होगे या मास्टर किए होगे, ठीक है, तो आपको थीसिस लिखना पड़ा होगा, डिसर्टेशन लिखना पड़ा होगा। ठीक है, ये क्या है, तो ये क्या है कि आपके दिमाग की उपज है, आप जिस टॉपिक पे लिखना चाह रहे हो। ठीक है, जैसे आप MLIS किए होगे तो आपको एक 30 नंबर का टॉपिक रहा होगा। ठीक है, तो आप इसको लिखे होगे तभी आप मास्टर पास किए होगे, क्योंकि ये अनिवार्य सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वो आपकी दिमाग की उपज है, आपके दिमाग की शोध प्रबंध है। ठीक है, आपका थीसिस है, तो ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इन बातों को भी आप समझेंगे। ठीक है, अनपब्लिक सोर्सेस, बहुत ऐसा सोर्सेस होता है जो हम पब्लिश नहीं करते हैं। जैसे हम डायरी लिखे, अपने बारे में दिनचर्या लिखते हैं, वो भी मेरा लिखा हुआ क्या है, मतलब मेरी दिमाग की उपज है, मतलब मैंने खुद से दिमाग से लगाया, फर्स्ट टाइम लिख रहा है, तो क्या होगा, प्राइमरी सोर्सेस होगा। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे रोजनामचा लिखता है, डायरीज लिखता है, रोजनामचा समझते हैं, जनरल। ठीक है, तो वो भी जैसे दिन भर दिमाग, मतलब दिन भर वो कोई चीज़ काम करता है और वो दिन भर उन चीज़ों को मेंटेन करता है। ये अकाउंटेंसी की भाषा है। ठीक है, जनरल मतलब रोजनामचा, वो भी क्या कहलाएगा, प्राइमरी सोर्सेस कहलाएगा। ठीक है, दूसरा है संगठन की आंतरिक रिपोर्ट और फील्ड नोट्स, ये सब सब क्या है, ये प्राइमरी सोर्सेस है। देखिए, ये जो पूरा मतलब चैप्टर है ना, ठीक है, तीन ही बात पे डिपेंड करेगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ठीक है, फॉर्मर, इनफॉर्मर पे। ठीक है, अगर इन तीन बात को आप आराम से समझ जाएंगे कि प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्सरी क्या है, चैप्टर तुरंत खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम इन बातों को क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ से सवाल बन जाता है और कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए मैंने क्या किया, ठीक है, मैंने एक एक करके जो जो समझाने लायक चीज़ था मैंने उसको थोड़ा डिटेल्स ले लिया है। ठीक है, अब देखिए मैंने एक लाइन में डाल दिया है प्राइमरी सोर्सेस को। ठीक है, मैं एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ। अगर किसी का खास व्यक्तिगत पत्र और व्यावसायिक पत्र है, प्राइमरी सोर्स। व्यक्तिगत डायरी और व्यावसायिक डायरी क्या है, प्राइमरी सोर्स। फोटोग्राफ, चित्रकला, रेखाचित्र, मूल नक्शे क्या है, प्राइमरी सोर्स। विज्ञापन, पोस्टर और बैनर क्या है, प्राइमरी सोर्स। मेमोरियस क्या है, प्राइमरी सोर्स। वंशावली क्या है, ठीक है, अभिलेख क्या है, प्राइमरी सोर्स। समाचार फुटेज क्या है, ठीक है, प्राइमरी सोर्स। किसी घटना के समय लिखे गया समाचार पत्र लेख, जैसे मेन समय किसी जिस घटना के समय जो हम न्यूज़पेपर लिख रहे हैं वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी सोर्स। भाषण, लिखित या रिकॉर्डेड क्या है, प्राइमरी सोर्स। मौखिक इतिहास क्या है, प्राइमरी सोर्स। किस घटना से संबंधित बैठक की कार्यवर्ती, मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या है। यहाँ से एक सवाल बन गया था ऐसे, देखिए एग्जाम में, जो महाराष्ट्र सेट है ना, वहाँ ये पूछ दिया था कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स क्या है, तो ये भी क्या है, प्राइमरी सोर्स है। ठीक है, कानूनी मामले, फैसले और संदेह क्या है, प्राइमरी सोर्स। सांख्यिकी आंकड़े मतलब स्टैटिकल डाटा, मतलब सर्वे, सर्वेक्षण। ठीक है, जनमत संग्रह, वैज्ञानिक डाटा, प्रतिलिपियां, ये सब क्या है, प्राइमरी सोर्स। मूल पर साहित्यिक रचना, कलाकृतियां, संगीत रचना, ये आप एक बार देख लीजिएगा, मैं नोट्स में डाल दूंगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो फर्स्ट टाइम हो रहा है वो क्या हो जाएगा, प्राइमरी सोर्स हो जाएगा। जो आपके दिमाग से क्रिएशन है, किसी की दिमाग की क्रिएशन है, फर्स्ट टाइम हो रहा है, वो क्या हो जाएगा, प्राइमरी सोर्स हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको प्राथमिक सोर्स से कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे चलते हैं द्वितीयक सोर्स पे।
द्वितीयक स्रोत क्या है भाई? द्वितीयक स्रोत वो स्रोत होते हैं जो प्राथमिक स्रोत की व्याख्या, विश्लेषण, समीक्षा या संगठन करते हैं। इन बातों को भी मैं समझाता हूँ। जैसे मैं एग्जाम्पल से बात करूंगा तो आपको ज्यादा ये बात समझ में आएगा। ठीक है, जैसे आप देखते होगे कि डे टू डे घटना घटता है। ठीक है, डे टू डे घटना घटता है, करंट अफेयर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूँ कि बहुत सारे करंट अफेयर आते हैं, मंथली करंट अफेयर आते हैं, तो वो क्या करता है, डे टू डे डेली जो घटना घटा है उसको क्या करता है, कंपाइल करके एक महीने में निकालता है। तो वो किस फॉर्म में निकालेगा? बुक्स के फॉर्म में निकालेगा। अगर वो बुक के फॉर्म में निकाल रहा है तो डेली डेली घटना वो क्या करता होगा? कंपाइल करता होगा। अगर वो कंपाइल कर रहा है, जब वो फर्स्ट टाइम कर रहा होगा तो प्राइमरी है। अगर वो प्राइमरी को कंपाइल करके बना रहा है बुक तो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी हो जाएगा। बुक बनाएगा तो क्या होगा? सेकेंडरी होगा। वही बात बोल रहा है कि उसकी व्याख्या करता है, उसकी विश्लेषण करता है, उसकी समीक्षा करके कोई चीज बनाएगा तो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी हो जाएगा। जो बात प्राथमिक स्रोत की समीक्षा करेगा, विश्लेषण करके बनाएगा, वो क्या कहलाएगा? सेकेंडरी सोर्स होगा। मैं एग्जांपल के तहत बताया, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं और एग्जांपल अगले वाले लेक्चर में ले लूंगा। ठीक है, इनका प्रयोग तब किया जाता है जब, थोड़ा सा समझ लीजिए, किसी विषय की पृष्ठभूमि जानकारी हो, मतलब आपको पहले से पृष्ठभूमि जानकारी हो तभी आप इसकी क्या कर सकते हैं? व्याख्या कर सकते हैं। हमें एक से अधिक स्रोतों का सार चाहिए, गहराई से विश्लेषण की आवश्यकता हो। ठीक है, इनका प्रयोग तब किया जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है, ठीक है, कहने का मतलब आपका ये है, एक सेकेंड, हाँ, कहने का मतलब ये है कि प्राथमिक स्रोत से ही हम क्या करते हैं? इनहेरेंट करके क्या करते हैं? हम द्वितीयक स्रोत बनाते हैं, उसकी विश्लेषण करके बनाते हैं, उसकी समीक्षा करके बनाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको सेकेंडरी सोर्स समझ आया होगा। ठीक है, अब यहाँ से सवाल ये बनेगा भाई कि सेकेंडरी सोर्स कौन कौन सा है। ठीक है, वही बात पीरियोडिकल्स में मैंने समझाया था, तो ये समझाने की बात तो है नहीं आपके लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो प्राथमिक और द्वितीयक है, डिपेंड करेगा किन किन चीज़ों का एग्जाम में एग्जाम्पल दे रहा है। ठीक है, देखिए ऐसे मैं पढ़ देता हूँ। ठीक है, यह नियमित अंतराल पे साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक प्रकाशित होते हैं। इनमें समाचार पत्र, लेख, विश्लेषण, शोध, घटनाओं का विवरण होता है। द्वितीयक स्रोत के रूप में यह प्राथमिक लेखों का सार या आलोचना भी प्रस्तुत करता है, जो मैं बात बता रहा था आपको। ठीक है, ये जो प्राथमिक सोर्स है, जो डे टू डे जो आप छप रहा है या मंथली छप रहा है, उसकी क्या करता है? या तो उसकी आलोचना करेगा या तो प्रशंसा भी करेगा। उम्मीद करते हैं इन बातों को भी आप समझ गए होंगे। दूसरा क्या है? इंडेक्सेस है, विषय सूची। ये क्या है भाई? इंडेक्सेस क्या है? यह एक सूची और तालिका है। ठीक है, जैसे ही सूची बोल रहा है, विषय सूची या क्या है? सूची या तालिका होती है जो दस्तावेज, लेखों या पुस्तकों में सूचना खोजने में मदद करती है। इंडेक्स क्या करता है? आप जैसे आपको क्या है कि ये चीज खोज के निकालिए कि ये कहाँ पे है, तो क्या करेंगे आप? इंडेक्स में जाओगे, उसे क्या करोगे? खोजोगे। तो इंडेक्स आपको क्या करेगा? सहायता करेगा, सोर्स को खोजने में, इंफॉर्मेशन को खोजने में क्या करेगा? सहायता करेगा। ये तो कैसा सोर्स हो जाएगा? ये सेकेंडरी सोर्स हो जाएगा। ठीक है, इसके प्रकार है, या तो बुक इंडेक्स हो सकता है या तो पीरियोडिकल इंडेक्स हो सकता है। ठीक है, बुक में बुक का इंडेक्स होगा, पीरियोडिकल में पीरियोडिकल का इंडेक्स होगा। ये एग्जांपल है, आप देख लीजिएगा, उतने काम का है नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। बिब्लियोग्राफी मतलब पुस्तकों की सूची। ठीक है, ग्रंथ की सूची। यह किसी विशेष विषय या लेखक या क्षेत्र में प्रकाशित पुस्तकों की, लेखों की सूची होती है। ठीक है, यह बताती है कि कौन सी पुस्तक कहाँ और कब प्रकाशित हुई। बिब्लियोग्राफी में यह बात पता चलता है, ठीक है, कि कौन सी पुस्तक कब छपी है और कहाँ से छपी है। उम्मीद करते हैं इन बातों को भी समझे होंगे। ठीक है, तो ये कैसा सोर्स हो गया? ये कैसा है? सेकेंडरी सोर्स है। हम इस बातों को डिटेल्स में चर्चा करेंगे, नेशनल बिब्लियोग्राफी पे बात करेंगे, सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी पे बात करेंगे, जब हम रेफरेंस सोर्सेज पढ़ेंगे इन बातों को हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। ठीक है, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी पे चर्चा करेंगे, आईएनबी पे डिटेल्स में बात करेंगे। जब कब करेंगे? जब हम रेफरेंस सोर्सेज में जाएंगे। ठीक है, अभी के लिए हम सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं कि कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है और कौन टर्सरी है। ठीक है, अगला है एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल्स। ठीक है, इसका मतलब होता है सार संग्रह पत्रिकाएं। ये भी क्या है? सेकेंडरी है। यह पत्रिकाएं प्रकाशित लेखों का सारांश प्रस्तुत करती है। जो लेख प्रकाशित हुआ उसका क्या करेगा? सारांश। जैसे मैं बात बताऊं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैंने यूनिट 1 पढ़ा दिया। यूनिट 1 में मान लीजिए आपके पास 400 पेज का नोट्स बना, हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ। अगर उस 400 पेज में मैं एक दो पेज में पूरे का क्रक्स बता दूं तो वो क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट हुआ। वो क्या है? सारांश हुआ। ठीक है,
अगर हम किसी पत्रिका का बना रहे हैं तो पत्रिका का सारांश हुआ, अगर हम किसी बुक का बना रहे हैं तो बुक का सारांश हुआ। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है सारांश बनाना, किसी भी चीज का सारांश बनाना क्या कहलाएगा? एब्स्ट्रैक्ट कहलाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आएगा। जहां जहां पे आप एब्स्ट्रैक्ट देखोगे वो क्या कहलाएगा? क्योंकि वो पहले से बना हुआ है, आप उसका क्या कर रहे हो? सारांशिंग कर रहे हो, तो क्या कहलाएगा? वो सेकेंडरी सोर्स कहलाएगा। ठीक है। सर्वे, हम सर्वे करते हैं, अब देखते हैं ना, सरकार सर्वे करवाती है, पहले से उसके पास रिपोर्ट रहती है, फिर भी वो उसके पास सर्वे कराती है। क्या कराती है? या किसी विशेष क्षेत्र में करवाती है, देखते हैं, या किसी विशेष क्षेत्र की स्थिति या व्यापक अवलोकन देते हैं। मतलब सर्वे क्या करता है? किसी विशेष क्षेत्र का, ठीक है, क्या करता है? व्यापक अवलोकन देता है। सर्वेक्षण किसी समय अवधि के दौरान सूचना को एकत्र करता है। जैसे सर्वेक्षण करेंगे जैसे देखते हैं बिहार सरकार क्या कर रही है? लैंड का सर्वेक्षण करवा रही है, तो क्या कर रही है? उसका क्या कर रही है? सूचना को एकत्र कर रही है कि कहाँ पे कितने डेटा है लैंड का, ठीक है, और किसके नाम पे है। उदाहरण है सर्वे ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल सर्वे ऑफ इंडिया। उम्मीद करते हैं इन बातों को भी आप समझ गए होंगे। ये तो कंप्लीट हो गया, आगे चलते हैं। रिव्यूज, रिव्यू का मतलब ही होता है समीक्षा करना। किसकी समीक्षा करना? या किसी पुस्तक, लेख या रिपोर्ट का विश्लेषणात्मक मूल्यांकन करता है, एवल्युएशन करता है। कौन करता है? रिव्यू। ये बताता है उस स्रोत में क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है। ठीक है, ये भी कैसा सोर्स है? सेकेंडरी सोर्स है। अगला है टेक्स्ट बुक। ये बात तो बता ही दिए कि टेक्स्ट बुक कैसा सोर्स है, ठीक है, सेकेंडरी सोर्स है। आगे चलते हैं। मोनोग्राफ, यही मैं बताया था कि रिसर्च मोनोग्राफ जो है वो प्राइमरी है और मोनोग्राफ क्या है? सेकेंडरी है। तो देखते हैं किसी एक विषय विशेष विषय पर लिखा गया विस्तृत लेख या पुस्तक, मतलब किसी एक विषय पर, मतलब स्पेशल सब्जेक्ट पर लिखा गया विस्तृत लेख क्या कहलाता है? मोनोग्राफ कहलाता है। यह समानता एक लेखक द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं इन बातों को आप समझ गए होंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे कि रिसर्च मोनोग्राफ और मोनोग्राफ दोनों अलग अलग चीज़ है। रिसर्च मोनोग्राफ रहेगा तो हम क्या बनाएंगे? प्राइमरी, और मोनोग्राफ रहेगा तो हम क्या बनाएंगे? सेकेंडरी। अगला है डिक्शनरी। डिक्शनरी तो आपको पता है, ठीक है, इसमें कोई बताने की बात नहीं है। आपको डे टू डे लाइफ में आप इसे यूज करते हो मीनिंग खोजने के लिए, चाहे हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी खोजते हो, चाहे इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी यूज करते हैं। हम डिक्शनरीज को रेफरेंस सोर्सेस में, ठीक है, हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। हमारा एक टॉपिक है रेफरेंस सोर्सेस, वहाँ पे हम डिक्शनरी को बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। डिक्शनरी कितने प्रकार के होते हैं, कौन डिक्शनरी पहले आया, डिक्शनरी का टेक्निकल वर्ड, जैसे ग्लोसरी का वर्ड टेक्निकल वर्ड क्या होता है, डिक्शनरी का मतलब ओरिजिन किस वर्ड से हुआ, ठीक है, इन सब बातों पे भी हम चर्चा करेंगे रेफरेंस सोर्सेस में नेक्स्ट वाले क्लासेस में। उम्मीद करेंगे कि नेक्स्ट वाले क्लासेस में आपका रेफरेंस सोर्सेस कंप्लीट कर दें और इस वाले क्लास में इंफॉर्मेशन सोर्स पूरा कंप्लीट कर दें। ठीक है। इंसाइक्लोपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया के बारे में हम रेफरेंस सोर्सेज में डिटेल्स में बात करेंगे। तो अभी के लिए आप ये जानिए कि इंसाइक्लोपीडिया क्या है, मतलब सेकेंडरी सोर्सेस है। ये किसी विशेष व्यक्ति, घटना, स्थान आदि पर व्यापक लेकिन संक्षिप्त जानकारी देते हैं। इन बोलते हैं ना कि आपका इंसाइक्लोपीडिया जानता हूँ, मतलब आपके बारे में इंस एंड आउट पूरा मैं जानता हूँ। ये आप सुने ही होंगे, मतलब लोग ऐसे कहावत में मार देते हैं, ठीक है। एक मतलब दो प्रकार का होता है, एक जनरल होता है, एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है इंसाइक्लोपीडिया सॉरी इस पे हम डिटेल्स में बात करेंगे रेफरेंस सोर्सेस में। ठीक है, जो जो हम सोर्स पढ़ रहे हैं ना, जैसे प्राइमरी पढ़ रहे हैं, सेकेंडरी पढ़ रहे हैं, टर्सरी पढ़ रहे हैं, उसी उसी को कुछ कुछ को जाके हम रेफरेंस सोर्सेस में डिटेल्स में बात करेंगे। जैसे डिक्शनरी पे बात करेंगे, इंसाइक्लोपीडिया पे बात करेंगे, अल्मानक पे बात करेंगे, ईयर बुक पे बात करेंगे। बहुत सारे ऐसा टॉपिक है जो रेफरेंस सोर्सेस की तरह हम यूज करेंगे। तो हम बताएंगे कि रेफरेंस सोर्सेस में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी पे बात करेंगे। ठीक है, अभी हम सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं कि ये सोर्स कौन सा है, प्राइमरी है या तो सेकेंडरी है या तो टर्सरी है। ठीक है, आगे देखते हैं। टर्सरी सोर्स देखते हैं क्या है। टर्सरी सोर्स क्या है? तृतीयक स्रोत प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों पर आधारित होता है। मतलब प्राइमरी पे और सेकेंडरी पे ये क्या होता है? डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? ये स्रोत उपयोगकर्ता को, यूजर्स को प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों तक पहुंचाने का मार्गदर्शन का काम करता है। मतलब ये इसमें कुछ रहता नहीं है, मतलब नया नहीं रहता। इसमें क्या रहता है कि आपको ढूंढ के आपको बताएगा कि प्राइमरी सोर्स पे जाना है, सेकेंडरी सोर्स पे जाना है। मतलब ये गाइड का काम करेगा। कौन गाइड का काम करेगा? टर्सरी सोर्स गाइड का काम करेगा। इसमें विषय वस्तु की जानकारी नहीं होती है, जो मैं बात बता रहा, बल्कि यह बताता है कि जानकारी कहाँ है। मतलब इसमें यह बताएगा कि जो आप खोज रहे हो ना, उसकी जानकारी कहाँ है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये स्रोत समानता किसी एक लेखक को श्रेय नहीं देता। ठीक है, ये जो है ना, किसी एक लेखक को क्या करता है? क्रेडिट नहीं देता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन साइकिल में तीसरे क्रम में आता है। पहले प्राथमिक शोध, द्वितीयक, फिर तीसरा तृतीयक शोध। उम्मीद करते हैं इन बातों को भी आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं।
यह है तृतीयक शोध का कुछ उदाहरण। गाइड टू द लिटरेचर, गाइड टू द रेफरेंस सोर्सेस, बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज, पंचांग, निर्देशिका, नियम पुस्तिका, हैंडबुक्स, गाइड्स, टेक्स्ट बुक्स। देख लीजिए कुछ मामले में टेक्स्ट बुक्स, ठीक है। देखिए कब, जब इनका उद्देश्य केवल जानकारी का सारांश देना हो। जब सिर्फ सारांश देना हो तब ये क्या होगा, टर्सरी होगा, नहीं तो क्या होगा, सेकेंडरी होगा। अगला है इंसाइक्लोपीडिया, ठीक है। देखिएगा हमने इंसाइक्लोपीडिया को अभी जस्ट पढ़ा था, कहाँ पे, सेकेंडरी में। यहाँ पे इंसाइक्लोपीडिया कब होगा, जब विषय का सार प्रस्तुत कर रहा है तब ये होगा, ठीक है। स्पेसिफाई कर दिया है कि जब विषय का सार प्रस्तुत करना होगा तब ये कैसा सोर्स होगा, टर्सरी होगा, नहीं तो वो कैसा है, सेकेंडरी है। चलिए कुछ का 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। क्या है पंचांग, अब देखते हैं पंचांग क्या है, जहाँ पे हम देखते हैं मतलब भौगोलिक चीजें देखते हैं कि कब शायद बैसाख जेठ आषाढ़ या फिर पूर्णिमा कब आएगा, अमावस्या कब आएगा, इन सब बातों को जो चर्चा है हम पंचांग में देखते हैं, ठीक है। पंचांग से आप लोग वाकिफ ही होंगे। पहले वे केवल खगोलीय और धार्मिक जानकारी के लिए उपयोग होते थे। आजकल इनमें भूगोल, जनसंख्या, सरकार, कृषि विज्ञान, खेल पुरस्कार आदि का सांख्यिकीय और वर्णनात्मक वर्णन होता है। ये वार्षिक प्रकाशित होते हैं। इन सब बातों को भी हम देखेंगे, इसको हम डिटेल्स में बात करेंगे, ठीक है, इंफॉर्मेशन सोर्सेस में। अभी के लिए बस इतना जानिए कि जो पंचांग है ना, वो कैसा सोर्स है, तृतीयक सोर्स है। आगे है हैंडबुक्स। हैंडबुक्स में क्या रहता है, देखते हैं। किसी भी विषय की विस्तृत जानकारी के लिए बनाया जाता है। ये क्यूक रेफरेंस, मतलब क्यूक रेफरेंस के लिए उपयोगिक होता है। इसमें सूत्र, समीकरण, रासायनिक संरचना, तकनीकी निर्देश आदि होते हैं। मतलब ये डिक्शनरी और विश्वकोश का मिश्रण होता है। ये सवाल बना है कि कौन है जो डिक्शनरी और विश्वकोश का मिश्रण है, तो क्या बताएंगे, हैंडबुक्स है, ठीक है। अगला क्या है, मैनुअल्स। मैनुअल्स में क्या दिया जाता है, एक बात बता देता हूँ कि जैसे आप कोई सामान खरीदे, कोई मशीन खरीदे, उसको चलाना कैसे है, उसको यूज कैसे करना है, उसके नियम कानून सब मैनुअल्स में लिखे रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको हैंडबुक्स और मैनुअल समझ में आया होगा। और सवाल बनेगा हैंडबुक्स और मैनुअल्स क्या है, कैसा स्रोत है, तो आप क्या बताओगे, तृतीयक स्रोत है। आगे चलेंगे। अगला है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ। डायरेक्टरी में जहाँ आपका फ़ोन नंबर रहेगा, ईमेल आईडी रहेगा, मतलब उस व्यक्ति जिसकी डायरेक्टरी बना रहे हो, जिस लोगों की डायरेक्टरी बना रहे हो, सबकी डिटेल्स रहेगी, नाम, पता, फ़ोन नंबर, ईमेल, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको डायरेक्टरी समझ आया होगा, ठीक है। ये सवाल बनता है आपके एग्जाम में कि लाइब्रेरी में रीडर रेफरेंस टूल के रूप में प्रयोग होता है डायरेक्टरीज, ठीक है। आगे चलते हैं, हम आगे चलेंगे, रेडी रेफरेंस सर्विसेज चलेंगे, ठीक है, शॉर्ट रेडी रेफरेंस सर्विसेज चलेंगे, लॉन्ग रेस चलेंगे, इन पर भी बात करेंगे जब हम सर्विसेज में चलेंगे तो, ठीक है। अगला है बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफी। ये सवाल बना हुआ है, स्टार लगाता हूँ, ये कैसा है, ये भी तृतीयक है। कैसा है, तृतीयक। यह उन ग्रंथ सूचियों की सूची होती है जो अन्य ग्रंथ सूचियों की जानकारी देती है। मतलब अन्य ग्रंथ सूचियों की जानकारी देती है, मतलब ये तो ग्रंथ सूची बना, फिर उसकी जानकारी देने के लिए इन ग्रंथ सूचियों की ये लिस्ट रखता है, सूत्रों तक पहुंचने के लिए मार्गदर्शक होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये बात भी समझ में आ गया होगा। बिब्लियोग्राफी और बिब्लियोग्राफी क्या, ये कैसा सोर्स है, तृतीयक स्रोत है। आगे चलते हैं। चैप्टर में उतना ज़्यादा कुछ सीखने लायक नहीं है, सिर्फ यही जानना है कि प्राइमरी कौन है, सेकेंडरी कौन है, टर्सरी कौन है। और जहाँ पे बच्चे फंसते हैं वहाँ पे ये बात के लिए फंसते हैं कि है क्या, ये उन्हें यही बात पता नहीं चलता है कि जो लिखा हुआ है वो क्या है। तो हम उसकी क्लियरेंस के लिए इसको डिटेल्स में बता रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो ये 10-15 मिनट का टॉपिक था, ठीक है। यह है गाइड टू द लिटरेचर, ठीक है। गाइड टू द लिटरेचर क्या है, किसी विशेष क्षेत्र में उपलब्ध पुस्तकों, पत्रिकाओं, वेबसाइट आदि पर टिप्पणी सहित सूची को क्या कहते हैं, गाइड टू द लिटरेचर कहते हैं। ये कैसा सोर्स है, ये भी तृतीयक सोर्स है। गाइड टू द रेफरेंस सोर्सेस, अगर रेफरेंस सोर्स की गाइड की जरूरत हो तो क्या कहलाएगा, ये भी गाइड टू द रेफरेंस सोर्सेस। इसको पढ़ के बता देता हूं मैं आपको। सर्वोत्तम संदर्भ स्रोत की पहचान कराने में सहायक होता है। जैसे कौन सा शब्दकोश, विश्वकोश, जीवनी स्रोत, समीक्षा आदि सबसे उपयुक्त है रेफरेंस सोर्सेस में। मतलब रेफरेंस सोर्सेस का मतलब ये हो कि जहाँ पे आप रिफर कर रहे हो, ठीक है। अगर आपकी जानकारी यहाँ नहीं मिल रही है तो आप चले जाओ वहाँ पे आपको इसकी जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो ये कैसा सोर्सेस हो जाएगा, गाइड टू द रेफरेंस सोर्सेस क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा तृतीयक स्रोत। उम्मीद करते हैं इन बातों को भी आप समझ गए होंगे। आगे है, चलिए यह खत्म हो गया हमको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ठीक है, हमने एक समझ लिया, ठीक है, कंटेंट्स वाइज समझ लिया। अब फॉर्म के बारे में देखते हैं। फॉर्म में एक माइक्रो फॉर्म होता है, ठीक है, फॉर्म के द्वारा एक माइक्रो फॉर्म होता है, दूसरा होता है
मैक्रो फॉर्म होता है। मैक्रो का मतलब होता है जिनके लिए पढ़ने के लिए यंत्र की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये क्या क्या होता है? माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिज, अपर्चर कार्ड, कंप्यूटर आउटपुट, माइक्रोफॉर्म। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी आप समझ गए होंगे। दूसरा, ये अपने सिलेबस में नहीं है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, सिर्फ ये है माइक्रोफॉर्म और मैक्रोफॉर्म, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, मैक्रोफॉर्म सवाल ऐसे बन सकता है। ठीक है, मैक्रो और मैक्रो बताया गया है पर इसे डिटेल्स, ठीक है, कहीं भी मैंने बुक में उतना नहीं देखा है। ठीक है, जिन्हें सीधे पढ़ा जा सकता है। ठीक है, ऐसा दस्तावेज जो समान आकार में होते हैं, जिन्हें बिना किसी विशेष यंत्र से आसानी से पढ़ा जा सकता है। ठीक है, पुस्तकें, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, रिपोर्ट्स। ठीक है, यह सब वही है जो हम लोग प्राइमरी में, सेकेंडरी में पढ़ रहे थे। ठीक है, जिसको हम पढ़ सकते हैं वो क्या है? मैक्रो है। मतलब ये फॉर्म के अकॉर्डिंग बांट रहा है, एक छोटा और बड़ा के अकॉर्डिंग, जिसको हम पढ़ सकते हैं, जिसको हम नहीं पढ़ सकते। उम्मीद करते हैं इन बातों को भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नॉन डॉक्यूमेंट्री रिसोर्स। हमने डॉक्यूमेंट्री सोर्स खत्म कर दिया। फिर से मैं इसे लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट बता देता हूँ। अगर हमने पूरा लेक्चर को नहीं देखा फिर भी आप 2 मिनट देखोगे तो इन बातों को आप समझ जाइएगा। पहले मैंने बताया कि डॉक्यूमेंट्री सोर्स क्या होते हैं, फिर मैंने बताया नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स क्या होते हैं, फिर मैंने डॉक्यूमेंट्री सोर्स को बांटा कंटेंट के अनुसार, फिर मैंने बांटा फॉर्म के अनुसार, फिर मैंने बताया कि रंगनाथन साहब ने डॉक्यूमेंट्री सोर्स को 4 प्रकार में बांटा: कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, नियो कन्वेंशनल और मेटा डॉक्यूमेंट। फिर एक व्यक्ति आए हैंसन, उन्होंने बताया कि जो डॉक्यूमेंट्री सोर्स है वो 2 प्रकार के हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, फिर एक व्यक्ति आए ग्रोगन, उन्होंने बताया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। यहाँ तक क्लियर है? फिर नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स में हम क्या पढ़ेंगे? नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स 2 प्रकार के होते हैं, एक फॉर्मर होते हैं एंड एक इनफॉर्मर होते हैं। आगे चलते हैं, क्या है नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स? डॉक्यूमेंट्री में क्या हम पहले बता चुके थे कि ये तो क्या होगा, ये लिखित होगा या तो मुद्रित होता है। नॉन डॉक्यूमेंट्री ना तो लिखित होगा ना तो मुद्रित होगा, वही बात है। और दस्तावेजी सूचना स्रोत वो होंगे जिनकी जानकारी किसी दस्तावेज के रूप में नहीं, ठीक है, या तो मौखिक होगा या तो अनुभव के आधार पे होगा या तो देखने के आधार पे होगा। ये कैसा होगा? नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स होगा। ठीक है, नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स को 2 भागों में बांटते हैं, एक है इनफॉर्मल सोर्सेज, ठीक है, दूसरा है इनफॉर्मल सोर्सेज। फॉर्मल सोर्सेज का मतलब होता है संस्थानों और संगठनों से मिलने वाली जानकारी क्या कहलाएगी? ठीक है, फॉर्मर। और जो किसी व्यक्ति से संवाद के माध्यम से मिलने वाली जानकारी होगी वो क्या कहलाएगा? इनफॉर्मल। जैसे बातचीत से, साक्षात्कार से, चर्चा से, सम्मेलन से, कार्यशाला से। ये सब भी सवाल बना है, एग्जाम्पल जो सवाल बना है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, एक इनविंसिबल कॉलेज से बन जाता है सवाल, एक टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर से बन जाता है, तो उस पर हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, एक इंस्टीट्यूशन से भी बन जाता है कि इंस्टीट्यूशन कैसा है, तो वो नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स है। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे ये हम 4 प्रकार में बांट सकते हैं, मैं दिखाता हूँ। एक है इंस्टीट्यूशन, दूसरा है ह्यूमन सोर्सेस, ठीक है, तीसरा है मास मीडिया और चौथा है इंटरनेट। अगर हम बांटेंगे डॉक्यूमेंट्री सोर्स को, ठीक है, तो नॉन डॉक्यूमेंट्री को तो हम बांटे फॉर्मल इनफॉर्मल में। ठीक है, अब चलिए, अब इनको हम 1 बाई 1 टैकल करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन क्या हो सकता है? विश्वविद्यालय भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, दूसरा क्या है? रिसर्च इंस्टीट्यूशन भी है। ठीक है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी है। ठीक है, इंडस्ट्रीज भी है। अगला क्या है? प्रोफेशनल सोसाइटीज़ भी है। अगला है कंसल्टेंसी एजेंसी। ये क्या है? ये भी क्या है? नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस है। ये कैसा सोर्स है? संस्थान और संगठन है। जो संस्थान और संगठन हम कहाँ पढ़े थे? ठीक है, याद आ रहा है? फॉर्मल में। ठीक है, तो ये कैसा है? फॉर्मल में है। ये कैसा है? इनफॉर्मल में। ह्यूमन्स में एक्सपर्ट्स, आपको पता है एक्सपर्ट्स के बारे में। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हो सकते हैं या किसी भी चीज़ के एक्सपर्ट्स हो सकते हैं। वहाँ से हम कोई भी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं तो वो कैसा है? ठीक है, व्यक्ति से प्राप्त कर रहे हैं तो कैसा है? ठीक है, नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स है। ठीक है, सहकर्मी, कलीग से अगर कोई हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, कंसल्टेंट से कोई जानकारी प्राप्त करते हैं, शिक्षकों, शोधकर्ताओं, अनुभवी लोगों से कोई संवाद कर रहे हैं, तो हमें क्या है? नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स है। ठीक है, संसाधन, रिसोर्स सोर्स है। ठीक है, ये सब ह्यूमन ह्यूमन सोर्सेस हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला इनविंसिबल कॉलेज के बारे में बात करें। यहाँ से सवाल बनता है ना कि भाई ये है क्या? या तो इसके बारे में 2 सवाल बनेगा, ये है क्या, दूसरा है इस शब्द को किसने गढ़ा है। ठीक है, दोनों को हमने टैकल किया है। ठीक है, इनविंसिबल कॉलेज को सबसे पहले 1960 के दशक में विज्ञान में
सूचना के प्रवाह और संचार नेटवर्क का अध्ययन करते हुए इनविंसिबल कॉलेज की अवधारणा प्रस्तुत की। किसने? डेरेक जे डी सोला प्राइस ने। ये सवाल एग्जाम में बनता है, मैं स्टार लगा लिया हूँ, लगा दे रहा हूँ, आप एक बार इसको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि इनविंसिबल कॉलेज को किसने गढ़ा है, तो डेरेक जे डे सोला प्राइस ने। बहुत बार एग्जाम में सवाल बना है, KVS, NVS, RPSC एग्जाम में ऐसा सवाल बना है। आखिरकार ये है क्या? ये अनौपचारिक नेटवर्क होता है। जैसे मान मान लीजिए कि बहुत सारे लोग बैठे हुए, विद्वान लोग बैठे हुए, वहाँ पे जो बात होता है ना इनफॉर्मल तरीके से, वो क्या है? इनविंसिबल कॉलेज है। टेक्निकल भाषा में समझा देता हूँ, ठीक है। वह अनौपचारिक नेटवर्क होता है जहाँ एक विषय या अनुशासन में रुचि रखने वाले, मतलब सेम चीज में इंटरेस्ट रखने वाले व्यक्ति बात करते हैं, विद्वान लोग बात करते हैं, वैज्ञानिक, शोधकर्ता और विशेषज्ञ सीधे संवाद के माध्यम से जानकारी का आदान प्रदान करते हैं, बिना किसी आधिकारिक संस्थान या प्रकाशन के माध्यम। मतलब करने का मतलब है कि कहीं पे बैठ गए, ठीक है, वहाँ पर कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई चीज़ें नहीं है, मतलब 5-10 विद्वान बैठ गए किसी खास इंटरेस्ट का, उस पर जो जानकारी आदान प्रदान होगी वो क्या कहलाएगा? इनविंसिबल कॉलेज, ठीक है। इनको गढ़ने वाले कौन है? व्यक्ति हैं, डायरेक्ट जे डो सोला प्राइस। अगला है टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर। ये भी सवाल बनता है, ठीक है। ये सवाल बनता है कि ये क्या है, ठीक है। ये वो व्यक्ति है जो अपने क्षेत्र में नवीनतम जानकारी प्राप्त करता है, जो जो नया नया जानकारी है ना वो प्राप्त करता है, विभिन्न स्रोतों से एकत्र करता है, उससे संबंधित व्यक्ति और समूहों को साझा करता है। जैसे मान लीजिए कि मैं एज ए टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर हूँ, मैं लाइब्रेरी का नया नया ज्ञान प्राप्त करता हूँ या प्राप्त कर रहा हूँ नवीन, और मैं जो लाइब्रेरी के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनको साझा कर रहा हूँ, तो मैं क्या हो जाऊँगा? टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर हो जाऊँगा। उम्मीद करते हैं अब आपको टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर से परेशानी नहीं होगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि मैं क्या करूंगा? मैं इंटरमीडिएटरी का काम करूंगा, मतलब मध्यस्थता का काम करूंगा, इधर से इंफॉर्मेशन लूंगा और सामने वाले के सामने साझा करूंगा, ठीक है। मतलब जहां सूचना स्रोत और सूचना उपभोक्ता के बीच क्या करेगा? मध्यस्थता का काम करता है। कौन करता है? टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर, ठीक है। ये विचार किसके मन में आया? भी सवाल बना है, थॉमस जे एलन। थॉमस जे एलन के मन में ये सवाल, मतलब ये विचार पहले आया था, तो ये सवाल बनता है इसने किसने गढ़ा है? थॉमस जे एलन द्वारा पेश किया गया था। ये कौन थे? ये प्रसिद्ध अमेरिकी शोधकर्ता हैं जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से जुड़े थे। यह 1970 के दशक में यह शब्द प्रतिपादित किया गया। उम्मीद करते हैं इन बातों से आप परिचित हो गए होंगे। अब ये दोनों सवाल आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा, क्योंकि ये सवाल अगर मान लीजिए ना कि अगर लाइब्रेरी साइंस में 10 एग्जाम हो रहा है, ठीक है, तो इसका रेशियो 20% का है, मतलब 2 एग्जाम में सवाल बन जाता है। या तो इससे सवाल पूछ लेगा या तो इससे सवाल पूछ लेगा, ठीक है। और ये या तो सवाल बनेगा कि किसने इस शब्द को गढ़ा है, या तो सवाल ऐसा बनेगा कि ये है क्या। तो अब दोनों चीज से आप परिचित हो गए होंगे, परेशान नहीं होंगे। अब तो आपको समझ में आ गया होगा इन बातों को, ठीक है, कि टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर क्या है और इनविंसिबल कॉलेज क्या है। जन माध्यम के माध्यम से भी हम इंफॉर्मेशन सोर्सेज गैदर करते हैं, ठीक है। ये कैसा है? नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स है। रेडियो, टेलीविजन, डॉक्यूमेंट्रीज, समाचार पैनल, पॉडकास्ट, ठीक है। अगला है इंटरनेट के माध्यम से। जैसे इंटरनेट में ऑनलाइन जब सम्मेलन कराएंगे, वेबिनार कराएंगे, या ईमेल, फोरम, चर्चा समूह, ये सब क्या है? नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस है। जैसे सोशल मीडिया, जैसे फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इससे अगर हम कोई सोर्स प्राप्त कर रहे हैं तो ये कैसा सोर्स है? नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स है, ठीक है। ब्लॉग, वेबसाइट, वीडियो प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, ये सबसे भी हम कोई जानकारी प्राप्त कर रहे हैं तो हमारे लिए जो कैसा सोर्स है? नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स है। उम्मीद करते हैं अब आपको डॉक्यूमेंट्री सोर्स और नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स के बारे में कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है समाप्त, ठीक है। अगर कोई आपको यहाँ पे समझने में दिक्कत हो आ रहा हो तो आप क्या कीजिए, अपने क्वेरीज को कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपके जवाब कमेंट में बॉक्स में भी दूंगा, और नेक्स्ट लेक्चर में अगर कुछ ऐसा डिटेल्स बताने का रहेगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में भी दूंगा, ठीक है। ये जो टॉपिक है ना मैं बहुत जल्द खत्म कर दूंगा, ठीक है। अभी मैं इंफॉर्मेशन सोर्सेस खत्म हो गया है, अगला जो टॉपिक मैं लेके आऊँगा उसमें रेफरेंस सोर्सेस पढ़ाऊँगा, उसमें मैं एक साथ डिक्शनरीज, ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया, जो जो हम कवर कर सकते हैं एक टॉपिक में, जितना मैं खींच सकता हूँ खींचूंगा, फास्ट खींचूंगा, क्योंकि हो सकता है नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ जाए, या अभी तक तो नियमावली का दिक्कत अभी तक आया नहीं है कुछ ऐसा नोटिस, ठीक है। फिर भी मैं क्या करूँगा, पहले से सिलेबस कंप्लीट करके रखूँगा जो आपके लिए सुविधाजनक होगा रिविजन करने के लिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।